Hello and welcome to Sprint UPSC. We are covering class 12th NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोग 6 चैप्टर ओपन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे थे। अब तक की वीडियोस में हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करा। इन दी रिसेंट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन आज करा जाता है। उसमें 3 मैकेनिज्म है, फ्री, फ्लोटिंग और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहली चीज कि पहले कैसे किया जाता था डिटरमाइन, और इंटरनेशनल करेंसी फ्लक्चुएशन का असर हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि पहले एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करा जाता था। सबसे पहला सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड, जो हम लोगों ने 1870 टू 1914 तक यूज करा, मतलब पहले वर्ल्ड वॉर तक। उसमें हम लोग टोटल गोल्ड रिजर्व कितना है एक देश के पास उसको कंपेयर करते थे टोटल मनी सप्लाई से, और उसके बेसिस पे हम लोग एक एक्सचेंज रेट पे रिड्यूस हो जाते थे या फिर एक्सचेंज रेट को हम लोग एक एस्टेब्लिश करते थे। एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि 1 मिलियन ग्राम गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है, और यूएसए ने ये मान लिया 1 मिलियन ग्राम्स। यूएसए ने मान लिया कि 0.01 ग्राम विल बी इक्वल टू $1। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल यूएस डॉलर कितने प्रिंट कर सकता है अगर 1 मिलियन ग्राम ऑफ गोल्ड है यूएस के पास, तो $100 मिलियन। $100 मिलियन ये कैपेसिटी है यूएसए की प्रिंट करने की। सिमिलरली 100 मिलियन ग्राम्स गोल्ड रिजर्व यूके के पास भी है, लेकिन यूके ने ये क्या फिक्स कर रखा है कि यूके ने कहा हुआ है कि मेरा तो 1 पाउंड विल बी इक्वल टू 0.02 ग्राम्स। ठीक है, तो 200 मिलियन कर देगा, लेकिन देखने वाली क्या बात है, टोटल मनी सप्लाई उसकी 200 मिलियन हो जाएगी, 200 मिलियन पाउंड। लेकिन इसमें देखने वाली क्या बात है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.02 ग्राम, मतलब 0.01 ग्राम के 2 यूनिट, मतलब $1 हेयर एंड $1 हेयर, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू $2। कुछ इस तरीके से हम लोग एक एक्सचेंज रेट पे फाइनली कंक्लूड करते थे कि ये हमारा एक्सचेंज रेट होगा। अब इसमें एक समस्या थी या फिर एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जैसे जैसे इनफ्लो और आउटफ्लो करेंसी का बढ़ेगा वैसे वैसे गोल्ड रिजर्व भी कम होगा। सपोज ऐसा करते हैं कि यूएसए इज इंपोर्टिंग, ठीक, अगर यूएसए इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट्स को खरीदने के लिए यूएसए विल बी पेइंग इन डॉलर्स। अब डॉलर पेमेंट फॉरेन को करेगा तो इसका मतलब क्या है, या तो डॉलर जा रहा है स्लैश उसका गोल्ड रिजर्व भी उसके पास से दूसरी करेंसी दूसरे देश को जा रहा है। अगर यूएसए ने इंपोर्ट करा और पेमेंट डॉलर्स में करी तो डॉलर नहीं गया, हर एक डॉलर के साथ साथ हम लोग बोलेंगे 0.01 ग्राम ऑफ गोल्ड भी जा रहा है। तो ऐसे खतरा ये कहा जाता था या फिर एप्रीहेंशन ये थी कि अगर कोई देश लगातार इंपोर्ट करता रहेगा तो उसके गोल्ड रिजर्व तो खत्म हो जाएंगे। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जैसे ह्यूम, वो इन सब बात पे एग्री नहीं करते थे। उन्होंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग डिसएग्रीमेंट प्रेजेंट करी थी। उनके हिसाब से जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ते रहेंगे डोमेस्टिक करेंसी का आउटफ्लो होता रहेगा, और जैसे जैसे डोमेस्टिक करेंसी बाहर जाती रहेगी वैसे वैसे गोल्ड भी उसके साथ एसोसिएटेड जो है वो भी बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स कम हो गए, गोल्ड रिजर्व कम हो गए कंट्री के पास अभी डोमेस्टिकली। अब गोल्ड रिजर्व से एसोसिएटेड है करेंसी, तो करेंसी सप्लाई भी क्या हो गई, करेंसी सप्लाई भी कम हो गई। अब लोगों के पास कम पैसा है खर्च करने का, तो फिर क्या होगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, और जब चीजें सस्ती हो जाएंगी तो उन सस्ती चीजों को आप विदेश में बेच सकते हो, और विदेश में बेचने की वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर से आप उसी करेंसी एक्सचेंज रेट पे आ जाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा आप सोना कमा लोगे। खैर यूटोपियन आइडिया था, अब सही था गलत था वो तो ह्यूम जाने और आप जानो, लेकिन ये उस टाइम के एक आइडियोलॉजी चल रही थी या फिलोसफी चल रही थी एक्सचेंज रेट्स को लेके। उनके कहने का मतलब ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आउटफ्लो बढ़ जाएंगे और सोना भी खत्म हो जाएगा तो करेंसी सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चीजें सस्ती हो जाएंगी,
और वो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर दें, तो लॉन्ग रन में बैलेंस ऑफ पेमेंट न्यूट्रल रहेगा। लेकिन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हो गया था तो ये सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हुआ। कोलैप्स होना क्यों शुरू हुआ? वॉर शुरू हो गई है, तो वॉर शुरू होने की वजह से डिमांड गुड्स और सर्विसेज की बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वॉर हो रही है, अभी राशन सप्लाई करना है, बॉर्डर्स पे भी करना है, फिर एमुनिशंस की भी सप्लाई करनी है, फिर आपको क्लोथ की भी सप्लाई बढ़ गई है, मेडिकल चीजों की सप्लाई बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से सॉरी डिमांड बढ़ गई है, मैं सप्लाई बोल रहा हूँ बार-बार। इन सब चीजों की डिमांड बढ़ गई है। जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे-वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगी। अब महंगाई बढ़ रही है तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन पैसा ज़्यादा ला सकें उसके लिए आपके पास एडिक्वेट गोल्ड रिज़र्व नहीं है। तो अब आप यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में फँस चुके हो, ठीक है? दूसरी समस्या क्या थी कि वर्ल्ड का 70% गोल्ड उस टाइम पे यूएसए के पास था। यूएसए ने रखा हुआ था। तो मतलब यूएसए के पास तो अगर फिर भी बफर था, ऑप्शन था कि वो थोड़ी बहुत करेंसी प्रिंट कर सके क्योंकि उसके पास इतना सारा गोल्ड रिज़र्व है। बाकी देश तो बेमौत मारेगा इनको अगर नॉन पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट लैंग्वेज में बोले तो। फिर वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था, उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें भी करेंसी डिमांड को लेके इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी कि गोल्ड रिजर्व देशों के पास नहीं था कि उस करेंसी डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो फाइनली देशों ने एक एग्रीमेंट बनाया या फिर एक समझौते पे आए कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम है इसको इधर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है मनी की, मनी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड रिजर्व हमारे पास उतने ज्यादा नहीं है। और सिंपल सी बात है, नेचर में एक फिक्स अमाउंट का गोल्ड है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक? तो अभी क्या करें? अभी हम लोग दूसरा सिस्टम लेके आते हैं। दूसरा सिस्टम क्या था? दूसरा सिस्टम हमारे पास जो है था वो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था, आई एम सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पे आए थे। और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड करा गया था कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारी चीजें थी लेकिन उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी था। डिसाइड ये करा गया कि यूएस अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर देगा। ये पुराना वाला सिस्टम, यूएसए ने अपनी $1 को सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड के साथ, एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड के साथ फिक्स कर लिया। बाकी देशों के पास सोना नहीं था, तो बाकी देश क्या करेंगे? दे विल मैनेज यूएस डॉलर्स इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, कि अगर सोना नहीं है तो यूएस डॉलर को आप सोने की तरह अपने पास रिजर्व में रख लो और उसके अगेंस्ट आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो। मतलब सिस्टम वही है कि यहाँ पे यूएस और यूके का एग्जांपल लेते हैं। यूके क्या कर रहा था? उसके पास जितना भी गोल्ड रिजर्व है उसके बदले में उसने एक प्राइस फिक्स करा और उसने कहा कि 0.02 ग्राम विल बी 1 पाउंड, और उसके हिसाब से उसको पता चल गया कि मैं इतनी मनी सप्लाई कर सकता हूँ। अब यूके के पास सोना नहीं है और सोना उसको रिजर्व के फॉर्म में रखने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या कर सकता है कि यूएस करेंसी को इन फॉर्म ऑफ सोना रख सकता है, ठीक है? जितने एक यूएस करेंसी का मान लेते हैं, यूएसए ने फिक्स कर दिया कि 0.01 ग्राम के बराबर कन्वर्टेबल होगा, तो 1 US डॉलर को 0.01 ग्राम ऑफ गोल्ड मान के उसके अगेंस्ट आप करेंसी सप्लाई कर सकते हो। इन रिटर्न यूएसए को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, कभी भी कोई देश आता है मेरे पास यूएस करेंसी लेके, तो मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके दूंगा। आई विल कन्वर्ट इट इन गोल्ड। तो इसको बोलते थे फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू गोल्ड। और आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरी जिसने इस बात पे ध्यान दिया कि ये पूरा सिस्टम इंटैक्ट रहे और इसी हिसाब से आगे बढ़ता रहे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है? 1960 में। 1960 में यूएसए को शौक चढ़ा कि वो वियतनाम में अब जाके लड़ाई करेगा। वियतनाम में लड़ाई करनी शुरू कर दी। वियतनाम वॉर की वजह से बहुत हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है? डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड किस चीज के लिए? एक्सपेंडिचर करने के लिए डिमांड बढ़ेगी। करेंसी और ज्यादा चाहिए होगी लोगों को। करेंसी और ज्यादा चाहिए तो और करेंसी प्रिंट करने के लिए उसको और सोना चाहिए होगा। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट
जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि यूएस करेंसी हर जगह एक्सेप्टेबल है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, इन फॉर्म ऑफ रिजर्व। अब यूएस के ऊपर कम से कम ये टेंशन तो नहीं है कि मुझे अगर इंपोर्ट लेके आने तो वो कैसे करूंगा, क्योंकि उसकी करेंसी की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब यूएस क्या कर सकता था, जितनी ज्यादा चाहे उतनी ज्यादा करेंसी को प्रिंट कर सकता था, जो कि कर रहा था, और उसको यूज करके वो अलग अलग देशों में जाता था और अलग अलग देशों में जाके इंपोर्ट, जो भी उसको नेसेसरी इंपोर्ट है उनको करते जा रहा था, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी उसको इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब वियतनाम वॉर के बाद कुछ लोगों को बिलीव ऐसा होने लग गया था, खासकर उसमें फ्रांस सबसे ज्यादा था। फ्रांस के राष्ट्रपति की उस वक्त यूएस से बहुत ज्यादा अच्छी बनती नहीं थी, तो वो इस हेजेमनी के अगेंस्ट थे कि यूएस के हिसाब से हमारी पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन क्यों चले। तो उनको ये मौका लगा और उन्होंने कहा कि मैं तो अपना पूरा पूरा का पूरा, उन्होंने जहाज नेवी का उसमें डॉलर्स भर के भेज दिए और कहा इसका सोना में मुझे कन्वर्ट करके दो। और वो एक टाइम था जब यूएसए ने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, जब बहुत लंबी कहानी है वर्ल्ड हिस्ट्री में, कभी आप पढ़ना उसको, इंटरेस्टिंग कहानी है। और यूएस ने मना कर दिया कि हम लोग कन्वर्टिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर पहले जो फिक्स करा गया था एग्रीमेंट में कि करेंसीज यूएस डॉलर को एज गोल्ड अपने पास रखेंगे, और जब भी वो यूएस डॉलर्स को यूएस के पास लेके आएंगे तो यूएस विल कन्वर्ट दोज डॉलर्स इनटू गोल्ड, मतलब उसको कन्वर्टिबल करेगा, फुली कन्वर्टिबिलिटी उसकी प्रोवाइड करेगा। इस पॉइंट पे जब फ्रांस ने अपनी पूरी नेवल फोर्सेस भेज दी और उसमें डॉलर के डॉलर भर के भेज दिए और कहा कि इसको गोल्ड में कन्वर्ट करो, उस सिचुएशन में यूएसए ने मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला, जो करना हो कर लो। और वहां से ये पता चला कि ये सिस्टम, तो ये सोचा गया ये सिस्टम तो अब काम नहीं करेगा, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो एक नया आइडिया आया कि एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स करके हम एक एसेट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में उसी के ऊपर थी कि लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखे। अब यूएसए ने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं कन्वर्ट करूंगा गोल्ड को, तो आईएमएफ एक एसडीआर सिस्टम लेके आया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इनिशियली तो इसको कहा गया था कि ये गोल्ड में कन्वर्टेबल होगा, कि एसडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, उसकी वैल्यू भी रख दी गई थी कि 35 एसडीआर विल बी इक्वल टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड, कि किसी भी देश के पास 35 एसडीआर हैं तो उसको 1 आउंस ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। कहने का मतलब देश क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग यूएस डॉलर्स एंड गोल्ड एज रिजर्व, ठीक है, उसके बदले देशों को ऑप्शन दे दिया गया कि आप एसडीआर को भी यूज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो पहले आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो यूएस डॉलर रखो या तो गोल्ड रखो। अब एसडीआर को भी आपको ऑप्शन दे दिया गया था कि एसडीआर को रख लो। एसडीआर की गारंटी आईएमएफ ले रहा है कि 35 एसडीआर को मैं 1 आउंस ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट करके दे दूंगा। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल अभी सोने में कन्वर्टेबल नहीं है, बट इट इज कन्वर्टेबल इनटू 5 करेंसीज। एनसीईआरटी में 4 करेंसी लिखा हुआ है, क्योंकि रिसेंट अपडेट जो आईएमएफ में है शायद वो उन्होंने अकाउंट नहीं करा है। रेनमिनबी, जो कि चाइनीज करेंसी है, इज द रीसेंट करेंसी विच इज एडेड इनटू द बास्केट ऑफ एसडीआर। तो मतलब एसडीआर की जो वैल्यू है वो 5 करेंसीज की एसडीआर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 5 करेंसी, उनके वेटेड एवरेज निकाला जाएगा। वो 5 करेंसी कौन कौन सी हैं? यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और रेनमिनबी, इनकी वैल्यूज के बराबर एसडीआर की वैल्यू है। तो देशों के पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप एक एसडीआर लेके जाते हो तो उसको आप इन पांचों में से किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। अब एसडीआर क्या है? एसडीआर इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैसे मिलते हैं? हर देश को आईएमएफ में एक कोटा एलोकेट करा गया है एसडीआर का। दिस इज अ सर्टेन कोटा। सपोज इंडिया को $2 बिलियन का, सॉरी, 2 बिलियन एसडीआर का कोटा एलोकेट किया गया है कि आपको 2 बिलियन एसडीआर दिए जाते हैं। तो इस कोटे के ऊपर जो कोटा मिला है एसडीआर का, इस पे इंडिया को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसे? आईएमएफ को।
ठीक, अब इंडिया 2 बिलियन एसडीआर रखे ना रखे वो अलग बात है, लेकिन 2 बिलियन एसडीआर का क्योंकि आपको कोटा दिया है तो आईएमएफ विल बी हैविंग इंटरेस्ट ऑन योर 2 बिलियन एसडीआर कोटा। अब आप अगर 2 बिलियन एसडीआर कोटा रखते हो, मैं दूसरी चीज इसको ऐसे समझो कि 2 बिलियन यहाँ पे एसडीआर नहीं लगते हैं, इसको समझ लेते हैं कोई समोसा है, मैंने इंडिया को 100 समोसे दिए, ठीक, और कहा कि आपको 100 समोसे मिलेंगे, उसका एक समोसे का दाम 1 रुपया है, तो मैं आपसे 100 रुपया लूंगा, ठीक। अब वो इंडिया की मर्जी है कि वो 100 समोसे रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है, लेकिन मैंने ये कर दिया कि मैं आपको 100 समोसे दूंगा, उसके बदले में आप अभी से मुझे पेमेंट करना शुरू करो। सिमिलरली आईएमएफ ने कोटा दे दिया कि 2 बिलियन एसडीआर इंडिया को मिलेंगे, उसके बदले इंडिया विल बी पेइंग दिस मच इंटरेस्ट टू आईएमएफ। अब मान लेते इंडिया इज कीपिंग 2 बिलियन एसडीआर रिजर्व, तो हर एसडीआर पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कौन देगा? आईएमएफ देगा, ठीक है। मतलब एक तो कोटा है, आपकी कोटा पे इंटरेस्ट रेट आपसे ले रहा है जो आपको कोटा एलोकेट करा। अब कोटा एलोकेट करने के बाद जितने एसडीआर आपने खरीदे हैं, जो अपने पास होल्डिंग में रखे हुए हैं इन फॉर्म ऑफ रिजर्व, उन सभी एसडीआर पे आपको इंटरेस्ट भी आईएमएफ देगा। तो मतलब 2 बिलियन का कोटा था, 2 बिलियन मैंने रखा हुआ है, तो जितना इंटरेस्ट उस पर पे कर रहा हूँ उतना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो नेट इंटरेस्ट 0 है। डिफरेंस कब आता है कि मुझे, इसको मैं एक बार इरेज करता हूँ, इंडिया को एलोकेट हुआ था 2 बिलियन एसडीआर, ठीक, और फ्री मार्केट ऑपरेशन से इंडिया को लगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एसडीआर खरीद लेता हूँ, तो इंडिया ने 3 बिलियन एसडीआर खरीद लिए। रिजर्व इंडिया के पास 3 बिलियन एसडीआर का है, ये रिजर्व है। तो मतलब जितनी उसकी कोटा है उस कोटा से 1 बिलियन एक्स्ट्रा रिजर्व एसडीआर का रखा हुआ है। तो सपोज करो पर बिलियन पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 10% था, यहां पर आपको 10% मिल रहा है यहां भी, ठीक है। तो आप 2 बिलियन पे इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे 2 बिलियन के हिसाब से पर बिलियन पे, और यहाँ पे 3 बिलियन आपने रखा हुआ है, तो मतलब 1 बिलियन आपके पास एडिशनल है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब ये डिफरेंस होल्डिंग और एलोकेशन में क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे देश अपने एसडीआर बेचते हैं। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, बांग्लादेश आता है कि मुझे करेंसी चाहिए, मैं अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा, मुझे डॉलर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने एसडीआर को इंडिया को दे रहा हूँ और इंडिया को कह रहा हूँ कि इसके बदले मुझे इतने डॉलर्स दे दो, तो इंडिया ने डॉलर्स दे दिए बांग्लादेश को, उसके बदले में इंडिया के पास एसडीआर सर्टिफिकेट्स आ गए। सिमिलरली इंडिया को डॉलर चाहिए तो जापान के पास चला गया, कहा कि मैं अपना एसडीआर तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे डॉलर दे दो। तो इस तरीके से करेंसी की जब स्वैपिंग होती है दो देशों के बीच में, तो उस प्रोसेस में एसडीआर का एलोकेशन और कोटा में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। ये तो फिलहाल सिस्टम मैंने बताया कि आपके पास गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद आपके पास हम लोगों ने देखा था कि यूएस करेंसी को फिक्स करने वाला सिस्टम आया, फिर उसके बाद एसडीआर सिस्टम आया। फिलहाल अभी कोई एक फिक्स सिस्टम नहीं है। इक्वाडोर जैसे देश हैं, इक्वाडोर ने तो अपनी पूरी की पूरी मॉनेटरी अथॉरिटी यूएस को दे रखी है, और हांगकांग ने अपनी करेंसी को पैक करके रखा हुआ है यूएस करेंसी से, कि जैसे जैसे यूएस करेंसी में चेंज आएगा उसी हिसाब से हांगकांग करेंसी भी चेंज होती रहेगी। अर्जेंटीना करेंसी बोर्ड मैकेनिज्म यूज कर रहा था, जिसमें 2002 तक उसमें क्या था कि एक सर्टेन लेवल ऑफ यूएस डॉलर्स को एज ए रिजर्व एसेट रखना पड़ेगा अगर उसको एडिशनल डोमेस्टिक करेंसी को प्रिंट करना है। इन सभी सिस्टम में क्या हो रहा है, इन सभी सिस्टम में करेंसी या कंट्री अपनी जो करेंसी की सॉवरेंटी है वो ट्रांसफर कर दे रही है किसी दूसरे देश को। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस लेवल पे बेस्ड है करेंसी के, कि अभी मुझे करेंसी क्रिप्टो करेंसी पे फेद नहीं है, मान लेते हैं आरबीआई को फेद नहीं है क्रिप्टो करेंसी पे, तो आरबीआई एक्सचेंज रेट उसको इंटरनेट फॉरेक्स मार्केट में आने ही नहीं देगा। तो उन करेंसीज पे जिन पे वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, उनके बेसिस पे आज एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मार्केट में डिफाइन हो रहा है। करंट सिनेरियो तो ये है।
अभी करेंसी का एक्सपोजर होता है तो उसका असर क्या पड़ता है? सबसे पहली बात तो है, एडवांटेज इसका ये है कि हर देश के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स आ गए हैं, रिजर्व्स आ गए हैं रखने के लिए। पहले केवल गोल्ड था, अभी आप गोल्ड के साथ-साथ यूएस डॉलर को रख सकते हो, फिर एसडीआर्स को रख सकते हो, फिर और भी बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको आप इन फॉर्म ऑफ अपने पास रिजर्व में रख सकते हो। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस आती हैं और फ्लक्चुएशन आती है एक पार्ट में दुनिया के, उसका असर दूसरे देशों में भी पड़ना शुरू होता है। एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस और 2008 क्राइसिस इसी का ही आउटकम थी। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी हमें इतना परमिट नहीं कर रही है कि हम लोग इसको और डिटेल में करें। लेकिन मोटे-मोटे में ये समझ लेते हैं कि यूएस डॉलर इंटरनेशनल बैलेंस को बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस कर देता है, कि कभी-कभार बैंकर्स बहुत रेकलेसली अपने इंटरेस्ट रेट पे करना शुरू कर दे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे मनी सप्लाई शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से मनी की जो इन्वेस्टमेंट होती है हाई रिटर्निंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अचानक से जब आउटफ्लो वहां से उन देशों से होता है तो करेंसी अचानक से कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत ब्रीफ आइडिया मैंने दिया था कि इसका थोड़ा सा एक्सपोजर का नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी के 6 चैप्टर थे। और अभी आप क्या कर सकते हो कि इन सभी टॉपिक्स को जो भी आपने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है, उनको स्प्रिंट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे जाके आप उनके ऊपर क्वेश्चंस बना सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। स्प्रिंट यूपीएससी की ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉइड या एप्पल डिवाइसेस पे, या फिर अपने वेब ब्राउजर पे हमारी वेबसाइट को खोल सकते हो और जितने चाहे उतने टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। आप टेस्ट को टेक्स्ट बुक फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, सब्जेक्ट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, टॉपिक्स फॉर्म में भी डिवीजन अच्छी खासी हो रखी है और आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेसेस कहाँ है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, और कीप प्रैक्टिसिंग ऑन स्प्रिंट यूपीएससी ऐप।